नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर अहम खबर की। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं प्रॉपर्टी जगत के विषयों का। तो शुरू करते हैं आज का शो, लेकिन सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। हैदराबाद में सालाना आधार पर 26% बढ़े प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। जुलाई 2022 के 4400 घरों के मुकाबले जुलाई 2023 में 5500 से अधिक प्रॉपर्टी हुई रजिस्टर्ड। सरकार को स्टैंप शुल्क से हुई 35% अधिक आय। जुलाई 2023 में 2878 करोड़ का राजस्व हासिल। कुल रजिस्ट्रेशन में 25 से 50 लाख के घरों का सबसे अधिक हिस्सा। 1000 से 2000 वर्ग फीट के सबसे अधिक घर बिके। पूर्व आईएएस संजय भूसरेड्डी को मिली यूपी रेरा चेयरमैन की जिम्मेदारी। जून 2023 में रिटायर हुए संजय भूसरेड्डी को रिटायरमेंट के महज 1.25 महीने के भीतर मिली अहम जिम्मेदारी। पूर्व चेयरमैन राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद से खाली पड़ा था पद। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी संजय भूसरेड्डी चीनी उद्योग समेत केंद्र में निभा चुके हैं कई अहम जिम्मेदारी। साथ ही पूर्व आईएएस डिंपल वर्मा को सदस्य बनाया गया। 5 साल का होगा कार्यकाल। मुंबई से सटे वसई विरार में अवैध इमारत पर ग्राउंड रिपोर्ट। जी बिजनेस की टीम ने लिया अवैध इमारतों का जायजा। पीड़ित निवासियों की चिंता पर नगर आयुक्त ने दिया आश्वासन। देखिए खास रिपोर्ट। लगातार तीसरी बार ब्याज दरें न बढ़ने का रियल एस्टेट सेक्टर ने किया स्वागत। लग्जरी समेत अपर मिड सेगमेंट में बिक्री बढ़ने का अनुमान। फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ चर्चा। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात रियल ट्रेंड्स की। मुंबई से सटे वसई विरार में अभी हाल में 55 इमारतों में फर्जीवाड़ा हुआ। 5 गिरफ्तारियां भी हुई थी। इसमें हमने इस खबर को काफ़ी मुस्तैदी के साथ उठाया था। उसके बाद हमने ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए उन अवैध इमारतों का जायजा लिया। वहां रह रहे लोगों से, पीड़ितों से मुलाकात की। नगर आयुक्त से पूरे मामले को समझा। तो इसी पर देखिए हमारी ये डिटेल रिपोर्ट। जब एक इमारत बनती है तो अलग अलग विभागों में करीब 3 दर्जन मंजूरियां लेनी पड़ती है, नक्शा पास करवाना पड़ता है। ढेरों विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं। सैकड़ों मजदूर सालों साल काम करते हैं, निर्माण होता है और तब जाकर 4 दीवारें और एक छत बनती है। ईंट गारे की इन 4 दीवारी को लोग अपने खून पसीने की कमाई से सींच कर घर बनाते हैं, लेकिन शराफत का चोला ओढ़े जालसाज लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर उड़ जाते हैं और आम घर खरीदार खुद को ठगा पाते हैं। मुंबई से सटे वसई विरार में 55 इमारतें ऐसी ही पाई गई हैं जिन्हें पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया गया है। इनमें से ज्यादातर सालों पहले बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे कुछ जालसाजों ने जमीन के जाली पेपरों पर सिडको, नगर निगम समेत तमाम असली विभागों के फर्जी लेटर हेड पर नकली मुहरें लगाकर एक एक घर कईयों को बेचते हुए करीब 3000 करोड़ का फर्जीवाड़ा कर डाला। कई दर्जन इमारतों में रहने वाले करीब 3500 परिवारों को भनक भी नहीं लगी और उनका सपनों का घर एक पल में एक अवैध इमारत में तब्दील हो गया। वसई विरार इलाके में लगभग 55 इमारतों को जो है इलीगल घोषित कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्हीं 55 इमारतों में से एक इमारत के बाहर और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग का जो है कंस्ट्रक्शन किया गया है। जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि फ़िलहाल अभी वो इस मुद्दे पर किसी भी तरह से जो है बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो एक तरीके से जो है डरे हुए और सहमे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की ओर से उन्हें जो है उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और उनकी सारी नज़र जो है प्रशासन और सरकार के ऊपर गड़ी हुई है, क्योंकि उन इस वक्त जो सवाल उठ रहा है वो उनके सपनों के घर का उठ रहा है, ताकि किसी की भी घर को और किसी के भी आशाओं को जो है किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। धोखाधड़ी के इस मामले में हैरानी एक नहीं है, हैरानियों का अंबार है। वसई विरार में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीनों पर कब्जा होता रहा, इमारतें बनती रहीं, आम गरीब को घर बेचे जाते रहे। ठगी का ये गोरख धंधा सालों साल पनपता रहा और पुलिस प्रशासन, स्थानीय निकाय कुंभकर्ण की नींद में सोते रहे। मामला तब खुला जब जालसाजों ने एक घर कईयों को बेचना शुरू किया।
लोगों में कब्जे को लेकर झगड़े शुरू हो गए। आनन फानन में पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई और नगर निगम ने अवैध इमारतों पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। 15 से 20 लाख में खरीदे गए इन घरों में अपनी जीवन भर की पूंजी फंसाए घर खरीदारों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वसई विरार में लगभग 55 इमारतों को जो है इलीगल घोषित करने के बाद जो है हम ऐसे ही एक इमारत में आ पहुंचे हैं, जहां पर हम सीधा रहीवासियों से जानेंगे कि उनके खून पसीने की कमाई को जो उन्होंने घर खरीदा है, अब उसको जो है एक तरीके से इलीगल घोषित कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। उनकी क्या कहना है इस बारे में? दादी क्या कहना चाहेंगी? हमारा कहना ये है कि हमको बिल्डर ने पहले बताया नहीं कि ये बोगस है करके। जो बताया होते तो हम नहीं लिए होते। हम इतना बम्बई से इधर काय को मरने को आते हैं इसे जंगल में। हाँ, अगर अभी समझो हमारा तोड़ डालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमको प्रशासन क्या सहूलियत करके देगी? प्रशासन ने भी कुछ करना चाहिए ना। तो मैडम आप क्या कहना चाहेंगी? बोलो, काफी बोलो, समय इंग्लिश से में आप लोग बोलो। रह रहे हैं, कितना दिक्कत हो रहा है? So listen, I have to tell you one thing. जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, लीगली सब कुछ मिला हुआ है, सेट सर्टिफिकेट एवरीथिंग। तो जो भी बिल्डर है उनको जरा बोलिए कि क्या करना है। अगर हम लोग को तोड़ दिया या फिर कुछ कर दिया तो आगे का क्या प्रोसीजर है? हम कहाँ जाएंगे? पब्लिक कहाँ जाएंगी? जहाँ रहने वाले हम बच्चे स्कूल से अगर हमको यहाँ बेघर कर दिया तो हम पब्लिक रहेंगे कहाँ? खाएंगे कहाँ? पिएंगे कहाँ? सोएंगे कहाँ? हमको दूसरा ठिकाना नहीं है, खाली एक ही ठिकाना है। हम लाइक जॉब करके लिया हुआ है ये। जैसा कि आपने सुना कि रहीवासी जो है वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर, लेकिन उन्हें उम्मीद जो है अब सरकार की तरफ से है कि सरकार जो है आने वाले समय में उनके हित में जो है किसी भी तरह से जो है फैसले निकाले और उन्हें रास्ता दिखाए कि आने वाले समय में उनके घर को जो है किस तरह से बचाया जा सके। अब सवाल उठता है कि इसमें गुनहगार कौन है? क्या सालों होते इस फर्जीवाड़े की खबर पुलिस को नहीं लगी? बिना मंजूरी प्रशासन को मुंह चिढ़ाती और बनती इन इमारतों पर स्थानीय निकाय सोते रहे? स्थानीय नेताओं और एक्टिविस्ट ने क्या इस मामले को कभी उठाया ही नहीं? बहरहाल सवालों का तो अंबार है, लेकिन शायद जवाब किसी के पास नहीं। नगर निगम आयुक्त ने फिलहाल आश्वस्त किया है कि इमारतों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, उन्हें वैध करने के रास्ते तलाशे जाएंगे। तो विरार में जो 55 इलीगल बिल्डिंग्स आई थी, जिनमें 3,500 परिवारों के फंसने की खबर आ रही थी, 4-5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इस पूरे वाकये में आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों को समझते हैं। हमारे साथ अनिल कुमार पवार साहब हैं, जो IAS हैं और कमिश्नर हैं वसई विरार नगर पालिका के। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि ये जो 55 इमारतें निकल कर आई हैं, क्या सिर्फ इतनी ही हैं या और भी हैं? इलीगल बिल्डिंग की जब कंप्लेंट आई थी उस टाइम में इंक्वायरी करने के बाद मैंने हमारे सहायक आयुक्तों को वहाँ पे भेज के वहाँ पे पूरी मालूमात ली थी। वहाँ पे 5 फ्लैट्स खाली थे और कुछ फ्लैट्स में लोग रह रहे थे। तो जो खाली फ्लैट थे उनके जो वॉल्स गिरा दिए गए थे और वो फ्लैट्स सील कर किए गए थे महापालिका की ओर से। फिर बाद में फिर रीवेरिफिकेशन के बाद वो जो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था, इस बंदे वो आदमी ने वो पूरे सील तोड़ के फिर वहाँ पे लोगों को रहने के लिए यूज़ कर रहा था। ये जब हमको मालूम हुआ उसके बाद हमने उस डेवलपर के अगेंस्ट पुलिस को कंप्लेंट दी थी और ये भी लिखा था, बोला था कि यहाँ पे जो लोग रह रहे उनको फर्जी डॉक्यूमेंट देके उनको कुछ तो भी गलत तरह से तरीके से उनको फ्लैट दिए गए हैं। तो उसकी पूरी इंक्वायरी आप करो। वैसे कंप्लेंट दर्ज करने के बाद पुलिस ने वहाँ पे पूरी मालूमात ली। बारिश ख़त्म होने तक हम लोग रुकने वाले हैं। एक बात है, बाय दैट टाइम हम पूरा सर्वे कर लेने वाले हैं कि किन लोगों को ये फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करवा दिया है। ये सब मालूमात करने के बाद यदि MRTP एक्ट के तहत ये बिल्डिंग कुछ रेगुलाइज कर सकते हैं क्या, ये भी हम टेक्निकली वेरीफाई कर लेने वाले हैं। और यदि कुछ वैसा हो सकता है तो जो रेसिडेंट है उनका सबका एप्लीकेशन लेके और MRTP एक्ट के अंतर्गत कायदे के रूल्स में बिठा के यदि हो सकता है तो वो भी हमारा प्रयास है। इसके कारण जो लोग उन्होंने उनके पैसे दे के फ्लैट खरीदे हैं
उनका कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक बात है सर, ये बड़ी अहम बात आपने कही कि जिन इमारतों को आप लीगल कर पाएंगे एक्ट के तहत उनको लीगल करने का प्रयास होगा, लेकिन अगर जो लीगल नहीं हो पाएंगी क्या उनको डिमोलिश करने की भी तैयारी आप कर रहे हैं? और अगर डिमोलिश होने की तैयारी ऐसी हो रही है तो वो जो परिवार जो रह रहे हैं अभी, उनको कहाँ से घर मिलेगा, उनके लिए क्या कुछ तैयारियाँ होंगी? जो इमारतें हम लोग रेगुलाइज नहीं कर पाते हैं तो उसमें बेसिक एमआरटीपी एक्ट में कैसा रहता है कि फ्रंट मार्जिन, साइड मार्जिन और रियर मार्जिन, ये यानी ये बहुत अहमियत रखती है ये चीज़ें। और एफएसआई कितना कंज्यूम किया होता है, यदि ज़्यादा एफएसआई कंज्यूम किया होगा तो यूडीसीपीआर जो नया एक्ट आया है उसके अंतर्गत ये सभी एफएसआई कंजम्पशन भी आता है या नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। यदि एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत हम उसको रेगुलाइज नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट को हम लिखेंगे इसके कारण, और गवर्नमेंट से कुछ तो भी डायरेक्शन वहाँ से प्राप्त कर लेंगे उसका क्या करना है। आगे ऐसी इमारतें, लीगल इमारतें ना बने, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है नगर निगम की? ये तो यहाँ पे जो इलीगल इमारतें हैं, कुछ गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर भी इंक्रोचमेंट है, वो गवर्नमेंट लैंड फॉरेस्ट की है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, नेशनल हाईवे की है या खारलैंड की भी है, तो वहाँ पे भी इंक्रोचमेंट जो होता है तो उस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको ये मालूमात की जाती है महापालिका की ओर से, और महापालिका अपने पूरी यंत्र सामग्री यूज़ करके, मैन पावर यूज़ करके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी मदद से वो इंक्रोचमेंट हटाता है, एक बात है। और जहाँ पे प्राइवेट आदमी की या ओनर की लैंड है वहाँ पे कुछ इलीगल बना हुआ था तो ये पूरी जिम्मेदारी महापालिका की है, और महापालिका वो इलीगल कंस्ट्रक्शन यदि रेगुलाइज नहीं होता तो हटाते हैं। ये बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि कम से कम लास्ट 1.5 साल में 20 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा का एनक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन हमने डिमोलिश किया है। परमिशन तो सर जांच लेते ही हैं, लेकिन वो परमिशन ही फर्जी निकली तो उस फर्जी परमिशन को कैसे जांचें कि वो फर्जी है कि सही है? वहाँ पे तो आपको पेपर में आपको नोटिफिकेशन भी देना पड़ता है, और दूसरी बात आपके लॉयर भी सभी जगह पे जाके उसकी मालूमात कर लेते हैं। जो भी आदमी परचेस करता है तो वो भी डिपार्टमेंट में जाके परचेस चेक कर ले सकता है। यदि आपको फर्जी डॉक्यूमेंट के दिखाया और महापालिका या सिडको का भी दिखाया होगा तो यहाँ पे महापालिका में आके आपने यदि किसी ने पूछा होगा तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट मिलेंगे नहीं, तो हम बोलेंगे हमारी ये परमिशन नहीं है, ये फर्जी डॉक्यूमेंट, ये क्लैरिटी से बता सकते हैं हम लोग। नगर निगम आयुक्त अनिल कुमार पवार ने उन निवासियों को राहत जरूर दी है जो इन इमारतों को तोड़े जाने की खबरों से चिंता में डूबे थे, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा किसी को नहीं मालूम। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी ये इमारतें कुछ साल बाद रीडेवलपमेंट में आ जाएंगी। घटिया निर्माण के चलते खुद भी गिर जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे में जमीन, इमारत और घरों का असली स्वामित्व किसके पास होगा, ये सवाल सिर उठाए खड़ा है। दीपक यादव, सौरभ पांडे, प्रथमेश तावड़े के साथ वीडियो जर्नलिस्ट नरेश, जी मीडिया, मुंबई। भले ही वसई विरार में 55 इमारतों के अवैध होने की बात कही जा रही हो, लेकिन आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि वसई विरार में ऐसी अवैध इमारतों की संख्या 5 लाख के करीब है। और ये बात हमें नगर निगम के सूत्रों से पता चली है। बहरहाल, अवैध इमारतों के मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे इलाकों का अगर ये हाल है तो दूसरे शहरों का क्या हाल होगा, ये कहना काफी मुश्किल है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे रेपो रेट के स्थिर रहने पर रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ने वाला है, इसको समझेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। रियल एस्टेट में ब्याज दरों के बढ़ने और घटने का दोहरा असर पड़ता है। एक ओर जहां डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रभावित होती है तो वहीं दूसरी ओर होम बायर्स की ईएमआई पर इसका सीधा असर पड़ता है।
आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट को स्थिर रखकर रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ी राहत दी है। हालांकि ये राहत और बेहतर होती अगर रेट कम हो जाते। तो ऐसे में रियल्टी सेक्टर के आर्थिक हालात कैसे रहेंगे, घरों की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, जैसी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं अमित गोयनका, एमडी निसस फाइनेंस। बहुत स्वागत करेंगे अमित जी आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि रेपो रेट लगातार तीसरी बार नहीं बढ़ी है, 6.5% पर बरकरार है। जीडीपी ग्रोथ अनुमान पहली तिमाही में 8 और दूसरी तिमाही में 6.5% का है। रिटेल महंगाई दर इस वित्त वर्ष 5.4 रहने का अनुमान है। ऐसे में रियल्टी सेक्टर में सप्लाई साइड कैसा रिएक्शन देख रहे हैं? बहुत बेहतर बात बताई दीपक जी आपने कि जब दरें नहीं बढ़ाई गई है तो अब उम्मीद और जागृत हुई है कि कहीं ना कहीं अब ये जो रेट पॉज हुआ है और लगातार तीसरी बार अब जब रेट पॉज रहा है, और अगर हम यूएस की तरफ भी देखें तो फेडरल रिजर्व ने हालांकि जुलाई में 25 बेसिस पे रिपो रेट बढ़ाया, जिसके वजह से वहां पे अभी भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन का वहां पे थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है। 3% पे हालांकि उनका इन्फ्लेशन आ चुका है, जो 2% पर आने की उनकी उम्मीद है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगले साल से 2024 से कहीं ना कहीं रेट अब ड्रॉप होंगे और एक इंटरेस्ट रेट टेपरिंग शुरू होगी। इसके चलते जो बायर डिमांड है वो बना दिखता है, स्पेशली जो लग्जरी और हाई एंड हाउसिंग में डिमांड बहुत अभी भी अच्छा खासा वहाँ पे डिमांड दिखता है, और इंक्वायरीज अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है। क्योंकि इंडिया में अभी स्टेबिलिटी ज्यादा दिखती है, ग्रोथ आउटलुक अभी भी काफी पॉजिटिव है, इसलिए ग्लोबल डिमांड इंडिया की तरफ अभी भी बना हुआ है। सप्लाई की जहाँ तक बात करें तो ये काफी बड़ी राहत है डेवलपर्स के लिए भी कि इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट प्राइस है या जो एंड कंज्यूमर प्राइस है वो भी स्थिर रह जाता है। और क्योंकि अब अगले साल अब कहीं ना कहीं कटौती की अनुमान है, तो ये जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो फ्लैट रहेगा कुछ समय तक। मुझे और कोई बहुत बड़ा यहाँ पे बढ़ोतरी होती नहीं दिखती। तो कंज्यूमर के लिए भी अच्छा न्यूज़ है ये कि अब बाइंग के लिए टाइम ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस अब और बढ़ेंगे नहीं। तो ओवरऑल मेरे को एनवायरनमेंट अच्छा दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है। और ये जो सिग्नलिंग की आरबीआई ने कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और इंटरेस्ट रेट हाइक की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और कैपिटल एडिक्वेसी भी काफी है, तो ये ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव सिग्नल है दीपक जी। अमित सर, ऐसे में ओवरऑल अगर सेगमेंट वाइज देखने की कोशिश करें तो डिमांड साइड कैसा मोमेंटम देख रहे हैं आप? देखिए इस समय कमर्शियल रियल एस्टेट को अगर हम देखें तो कमर्शियल रियल एस्टेट का बाइंग सेंटिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है जब इंटरेस्ट रेट बड़ी होती है, क्योंकि कैपिटल वैल्यूज जो है वो थोड़ी कंप्रेस होती है। तो इस समय जो रेट्स पे नेगोशिएट हो पाएंगे कमर्शियल रियल एस्टेट पर सेल परचेज एग्रीमेंट, वो काफी अट्रैक्टिव रहेंगे। जैसे रेट्स कम होंगे उसके चलते प्राइसेस थोड़े से हल्के से कमर्शियल रियल एस्टेट में बढ़ते दिखेंगे। जहां तक रेजिडेंशियल हाउसिंग का सवाल है, वहां पे इस समय लग्जरी हाउसिंग की तरफ रुख ज्यादा बना रहेगा। अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग जब तक रेट कट्स नहीं होते वहां पे डिमांड थोड़ा सा उसमें नमी बनी रहेगी। मगर अगले साल जैसे रेट कट्स होंगे उस समय अफोर्डेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। कुछ रेट कट्स का जो बेनिफिट है वो पास ऑन भी होगा। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो दौर है वो एंड ऑफ दिस ईयर या अगले साल से हमको ज्यादा आता दिखेगा। जहाँ तक बाकी डिमांड पैरामीटर्स है तो डिमांड काफी रोबस्ट दिख रहा है, कंजम्पशन काफी रोबस्ट दिख रहा है। उसकी वजह से डेटा सेंटर्स और वेयर हाउसिंग का जो डिमांड है वो बना हुआ है, और बढ़ोतरी भी अच्छी खासी है फुटप्रिंट में और डिमांड में और एसेट एसेट डेवलपमेंट में भी, इन एसेट क्लासेस में। तो वहाँ पे भी एक पॉजिटिव आउटलुक डेफिनेटली दिखता है। रिटेल एसेट क्लासेस में हम देख रहे हैं कि जो ब्लैकस्टोन का रीट आया रियल एस्टेट रिटेल एसेट्स के लिए, उसकी वजह से रिटेल एसेट क्लासेस में भी काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी रही है। तो ओवरऑल अगर मैं ब्यौरा लूँ रियल एस्टेट के अन्य सेगमेंट्स का, तो कमर्शियल रियल एस्टेट शायद अगले साल से थोड़ा सा और धीमा हो जाए इस साल के मुकाबले। और जो हाउसिंग अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग है वो अगले साल और तेजी पकड़ेगा, और बाकी एसेट क्लासेज हैं वो फ्लैट रहेंगे। हमें सर डेवलपर्स की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी नए लॉन्च और लैंड बैंक्स और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को देखते हुए? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं इसके लिए और अभी भी मेंटेन है, इसके लिए अब सौदा उनके लिए करना, स्पेशली जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जो जो डेवलपर्स छोटे डेवलपर्स हैं जो
इतने हाई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट में काम नहीं चला पा रहे हैं और उनको कैपिटल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो उनके लिए डील मेकिंग काफी आसान रहेगी। तो मुझे लगता है उसके चक्कर में जेबी जेडीज और बायआउट्स का अभी भी जो दमखम है वो बना रहेगा। अगले साल जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स रिवर्स होते हैं, लिक्विडिटी बढ़ती है, और क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो डेफिनेटली लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो तब शायद डील मेकिंग थोड़ी स्लो हो जाए, स्पेशली लैंड बाइंग में। मगर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का डेफिनेटली लॉन्चेस उस समय ज्यादा दिखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय एटलीस्ट लग्जरी में, कमर्शियल में और बाकी एसेट क्लासेस में लॉन्चेस में कोई धीमापन आएगा। सौदे काफी तेजी से हो रहे हैं, और होते रहेंगे कुछ अगले 2-3 क्वार्टर्स तक, क्योंकि कंजम्पशन बना हुआ है और इस इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बेयर कर पा रहे हैं और कैपिटल रेज कर पा रहे हैं। और उसके चलते हुए उन डेवलपर्स और जो बड़े डेवलपर्स हैं उनके लिए अभी भी ये काफी फेवरेबल एनवायरनमेंट बना हुआ है। सर, सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो डेवलपर्स का फोकस किधर है? क्या लग्जरी की ओर फोकस बढ़ा है क्योंकि अफोर्डेबल पिक होता नहीं दिख रहा है? रेट कम हुए तो शायद अफोर्डेबल में तेजी बनी रह सकती है। दूसरा, लग्जरी की एक रिपोर्ट में हमने देखा है कि 2018 से 2023 के बीच 24% प्राइस अप्रिशिएट हुआ है। तो क्या जो लग्जरी डेवलपर्स हैं वो अपने सेगमेंट को और एग्रेसिवली आगे बढ़ते इसमें दिखेंगे और नॉन लग्जरी डेवलपर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते दिखेंगे? दीपक जी, जहाँ तक मेट्रो लोकेशंस की बात है, अब लग्जरी प्राइसेस एक इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि नए एसेट्स में अपसाइड कम दिखता है। तो जितने लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस होने थे, मेरे लगता है काफी हद तक तो हो चुके हैं। अब क्या हो रहा है कि जो एक मिडिल इनकम हाउसिंग लोकेशंस हैं, चाहे वो मुंबई के सबब में हो, पुणे के सबब में हो, नॉर्थ बैंगलोर में हो, यलहंका के आगे, या फिर माइस कॉरिडोर में हो, तो वहाँ पे कुछ थोड़े से हाई वैल्यू टिकट के हमको प्रोडक्ट्स आते हुए दिखते हैं। ये जो टॉप 5% जिसको हम लग्जरी मानते हैं, जो बहुत हाई टिकट होता है, उसका एटलीस्ट मेट्रो शहरों में उतना ज्यादा अब और सप्लाई आता नहीं दिख रहा, क्योंकि लैंड प्राइसेस और एसेट प्राइसेस दोनों बहुत ज्यादा चढ़ चुके हैं। मगर टीयर 2 सिटीज में अभी भी लग्जरी का डिमांड बना हुआ है और डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से चल रहा है। तो अगर मैं नागपुर में देखूं, अहमदाबाद या सूरत या बड़ौदा में देखूं, या फिर साउथ के कई कई शहरों में, मैसूर वगैरह में देखूं, चंडीगढ़ में देखूं, वो जो टीयर 2 सिटीज हैं वहाँ पे आज भी डेवलपर्स जो है वो लग्जरी पे थोड़ा फोकस ज्यादा बनाए हुए हैं। जो मेजर मेट्रो लोकेशंस हैं वहाँ पे अभी भी मेजर मेजर मार्केट्स में लोग ज्यादा जा रहे हैं, और थोड़े बड़े टिकट साइज के प्रोडक्ट्स को लेके। बिल्कुल, टीयर 2 सिटी में मेजर मार्केट में बड़े टिकट साइज की ओर ग्राहक बढ़ते दिख रहे हैं। ओवरऑल ब्याज दरें ना बढ़ना रियल्टी सेक्टर के लिए अच्छे संकेत हैं। डेवलपर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बढ़ेगा तो जाहिर है भाव नियंत्रित रहेंगे। ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है, लिहाजा रियल्टी सेक्टर में अच्छा निवेश बना रह सकता है। सेगमेंट वाइज देखें तो अभी भी हायर सेगमेंट में डिमांड है, खरीदारी दिख रही है, लेकिन लोअर मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में माहौल सुस्त नजर आ रहा है। कमर्शियल रियल एस्टेट में बाइंग सेंटिमेंट पॉजिटिव बना रह सकता है। बहुत शुक्रिया करेंगे अमित सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रॉपर्टी प्लस की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रॉपर्टी प्लस में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।